देश भर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। सफलता के रहस्य जानना चाहते हैं और विद्यार्थी और शिक्षक में एक ही संवाद हो सकता है। एक तरफ से प्रश्न आते हैं और दूसरी तरफ से उत्तर मिलते चले जाते हैं निरंतर और निरंतर। किंतु आज जिन तथ्यों पे बात करनी है वो थोड़े से जिसे कह सकते हैं कि संवेदनशील हैं। क्योंकि हम सफलता के रहस्यों को खोजने जाना चाहते हैं। सफल व्यक्ति निश्चित बात है कि जब सफल हो जाता है तो उसका बातचीत का तरीका, उसके कार्य करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य छुपे होते हैं वो कुछ और होते हैं, जिन्हें वो कई बार बता देता है और कई बार नहीं बताता है। ये तो विद्यार्थी की बात है, लेकिन शिक्षक तो सफलता के सारे रहस्य खोल के रखता है अपने विद्यार्थियों के समक्ष। तो 12वीं बोर्ड के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, फिर से तैयार हो जाइए एक बेहतरीन प्रश्न के लिए। ये 12वीं बोर्ड में आपकी सहायता करेगा, निश्चित तौर पर जेईई मेन और एडवांस में भी आपकी सहायता करेगा। नीट में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो विषय तो भौतिकी है ना, विषय तो फिजिक्स है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है लेकिन प्रश्न उसी प्रकार से आते चले जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक महत्वपूर्ण आपके पास विषय है। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्न है और इसमें कुछ एक से अधिक कंसेप्ट यूज होंगे, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए सब के सब। आपको एक परिपथ दिखाई देता है, उसमें एक प्रेरक कुंडली नजर आती है। ये बल्ब है। बल्ब एक प्रतिरोधीय युक्ति है, आप समझते हैं। तो बल्ब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये परिपथ आपको दिया हुआ है, ये ऐसी स्रोत है, कुंजी के बंद की हुई है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो प्रेरक कुंडली है, इस प्रेरक कुंडली में लोहे की एक छड़ को प्रवेशित कराया जाए। मैं वो छड़ प्रवेशित करवा के दिखवाता हूँ आपको कि ये लोहे की छड़ है और ये लोहे की छड़ को मैंने प्रवेशित करवाया। तो आपका प्रश्न कहता है कि लोहे की छड़ को प्रवेशित करवाने के पश्चात बल्ब की तीव्रता पर क्या प्रभाव होगा, बढ़ेगी या घटेगी? इसे शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये तो 12वीं बोर्ड हो गया है ना, आपको वहां तो उत्तर देना पड़ेगा शब्दों में, शब्द सीमा में। लेकिन इसी तरह का प्रश्न यदि जेईई मेन में आता है तो आपको निश्चित तौर पर टिक करके आगे बढ़ना है 4 विकल्पों में से। नीट यूजी का भी यही हाल है। जेईई एडवांस में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन उसमें 1-2 कंसेप्ट और जोड़ दिए जाएंगे। मैं उन पर भी बात करूंगा, गहरी बात करूंगा और ये आपको बता के रहूंगा कि चीजें बहुत सहज हैं, चीजें बहुत सरल हैं, सिर्फ और सिर्फ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2 भागों में कार्य करूंगा। मैं पहले आपको इस प्रश्न को समझाऊंगा कि हल करने का तरीका क्या है। ये मेरा पहला भाग होगा। 12वीं बोर्ड में भी तो आपको अंक लाने हैं ना। हाहाकार मचा हुआ है 75% अंकों की सीमा की वजह से। तो 2023 में जब आप दे रहे हैं और 2024 भी, जरूरत ना पड़े, ईश्वर करे आपका 2023 में ही चयन हो जाए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में भी न्यूनतम 75% अंक तो लाने ही लाने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे, इस प्रश्न के उत्तर को लिखना कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हल करेंगे और फिर वास्तविकता में लिखना कैसे उसकी बात करूंगा। चलिए, ये बल्ब है। तो बल्ब में व्यय शक्ति की बात करें तो बल्ब में व्यय शक्ति का सूत्र है, बल्ब का प्रतिरोध आप R ले लीजिए। मैं बल्ब में व्यय शक्ति की बात कर रहा हूं और वो आपके पास कुछ और नहीं है, I²R है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत समझने की चीज है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ अच्छी तरह से पता है कि धारा के बारे में मैं आसानी से पता कर सकता हूँ और इस समय मैं कहता हूँ धारा I प्रवाहित हो रही है और इस बल्ब का जो प्रतिरोध है, मैंने पहली जो पंक्ति बोली थी आपके समक्ष वही ये थी कि बल्ब एक प्रतिरोधीय युक्ति है। तो इस समय बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा I है और बल्ब में जो शक्ति व्यय होगी वो I²R है, जिसे हमने P लिखा है। और ये शक्ति जितनी अधिक होगी, बल्ब की रोशनी अर्थात बल्ब द्वारा दी गई प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। और यदि व्यय शक्ति कम होगी तो निश्चित बात है कि बल्ब द्वारा प्रकाश की दी गई तीव्रता कम होगी। ये बहुत ही सामान्य, जिसे कह सकते हैं, विषय की बात है। रुक रहा हूं और फिर से बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। बल्ब में व्ययित शक्ति यदि अधिक होगी तो प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। बल्ब में व्ययित शक्ति यदि कम होगी तो प्रकाश की तीव्रता कम होगी। तो विद्यार्थियों, आपको यह पता करना है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी।
तो मूल बिंदु पर पहुंच गए कि बल्ब में व्ययित शक्ति की गणना करनी है। अब आपके पास में मैं कहूं तो आप केस फर्स्ट पर आइए, समझा रहा हूं, अभी ये लिखना नहीं है किसी भी हालत में। केस फर्स्ट में मैं कहता हूं कि व्ययित शक्ति को आप P1 लीजिए और वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, I1 स्क्वायर इंटू R। और इस समय केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो प्रवाहित धारा कितनी है, I1 है। और इस समय मैंने किसी भी हालत में लोहे की छड़ को प्रवेशित नहीं करवाया है। ये प्रेरक कुंडली है और इस समय ये वायु क्रोड है। आप इस शब्द को समझ चुके होंगे कि यहाँ जो क्रोड है वो वायु है। अब I1 की यदि बात करूं तो आप मुझे कहेंगे ये परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ है। ये टर्मिनल आपका यदि आप A ले लें इस स्थान पर, ये रहा, और इस टर्मिनल को यदि B कहें तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये RL श्रेणी परिपथ है। सीधी सी बात है ना यार, सरल सी बात है। ये L है और ये R है, तो आपने बना दिया उसको। इस समय आपने कहा ये केस फर्स्ट है तो L1 जो है प्रेरकत्व है और बल्ब का प्रतिरोध तो बदलने वाला है नहीं, वो तो R है, तो आपने उसे R लिखा और यहां धारा I1 है आपके पास। और अब आप मुझे कहते हैं कि सर स्थिति ये है, ये हमारा एसी स्रोत है, इस एसी स्रोत की कोई ना कोई वोल्टता होगी, हम उसके वर्ग माध्य मूल मान की ही बात करेंगे, आवृत्ति F होगी निश्चित तौर पे। और आपको ये पता है कि इस समय आपके बल्ब की तीव्रता की बात जब हम करते हैं तो वो व्ययी शक्ति की बात होगी। तो धारा कितनी है हमारे पास में, I1। इस पूरे परिपथ के लिए यदि मैं प्रतिबाधा निकालूं तो वो निश्चित तौर पर Z1 होगी और उस Z1 का मान होगा आपके पास R स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर। और XL1 कितना होगा तो आप कहेंगे वो होगा ओमेगा इंटू L1। ओमेगा को आप 2 पाई F1 लिखेंगे, इंटू L2 कर दीजिए और L1, और L1 का मान कितना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। L1 का मान आपके पास होगा μ0 इंटू N स्क्वायर अपॉन L इंटू A। यहां डबल स्टार लगा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। अब कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं यार। मुझे पता है कि एक प्रश्न बन गया जब आपको ये सिद्ध करना है कि किसी प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व का सूत्र ये है, ये बोर्ड में आता है, लगातार पूछा जाता है। तो वो जो सफलता के रहस्य है ना, वो क्या है, जब विद्यार्थी इस प्रश्न को समझ रहा होता है, जो सफल होगा वो चारों तरफ निगाह रखता है। अब आप इसे समझिए यार, मतलब वो पढ़ने का ढोंग नहीं कर रहा होता। जब वो मेज कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा होता है ना, तो वो सिर्फ पढ़ रहा होता है। एक एक चीज का पता होता है उसे कि प्रेरकत्व की निर्भरता किस पर है, कैसे मैं प्रेरकत्व को बदल सकता हूं, क्या क्या तरीके हैं प्रेरकत्व को बदलने के, और प्रेरकत्व यदि बदला तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रेरकत्व का ऐसा ही पद्धति में मात्रक है क्या, तो कहता है हेनरी है। तो मात्रक और विमाय भी पढ़ रहा है, प्रेरकत्व भी पढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर इस प्रश्न को तो हल कर रहा है। जागरूक है वो, शैक्षणिक तौर पर जागरूक है। सिर्फ वही विद्यार्थी सफल होते हैं जो शैक्षणिक तौर पर जागरूक होते हैं। पढ़ना और पढ़ने का ढोंग करना, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। मेरी प्रार्थना है आपसे भी और आपके अभिभावकों से भी कि वो आपको नियंत्रित रखें कि कहीं आप पढ़ाई का ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए पूर्णतया जागरूक होकर पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न यहां समाप्त हो गया। हाँ, जो बच्चा समझता है वो कहता है हाँ मुझे पूरी चीज समझ आ चुकी, अब समझिए। तो आपने कहा सर ठीक है, ये L1 है, ये Z है, और यदि मैं धारा I1 की बात कर लूं तो आप मुझे कहेंगे कि I1 किसके तुल्य होगा, तो आपने लिखा V अपॉन Z1। यही तो सूत्र है, N2 R। ये कहानी है पूरी। चले, और ये बल्ब में व्ययित शक्ति है, ठीक, इसका कोई ना कोई मान होगा यार, और उसी व्ययित शक्ति के आधार पर ये मेरा बल्ब तीव्रता दे रहा होगा। अब आगे बढ़ो, क्या कर रहे हैं, प्रेरक कुंडली में हम लोहे की छड़, तो बच्चा प्रत्यावर्ती धारा से पहुंचता है चुंबकत्व पर और मुझे सीना तान के कहता है सर आपने 3 तरह के पदार्थ पढ़ाए थे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय
और लोह चुंबकीय, ये लोहे की छड़ लोह चुंबकीय पदार्थ है। और आपको पता है कि जब भी आप इसकी बात करेंगे इसके लिए म्यू आर का मान बहुत बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही आपने लोहे की छड़ को प्रवेशित करवाया, आप मुझे कहेंगे सबसे पहले परिवर्तन क्या होगा, तो बच्चा, यहां मैंने इसीलिए डबल स्टार लगाया था। अब यदि मैं कहूं कि प्रेरकत्व का मान कितना हो गया, म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, इन सब पे मैं बातचीत क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनको आप समझते हैं, जानते हैं। ये आपकी प्रेरक कुंडली में फेरों की संख्या है, ये उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये लंबाई है। कुछ बदला थोड़ी है मैंने यार, क्या बदला बताओ ना। ना तो मैंने इस प्रेरक कुंडली में फेरों की संख्या बदली, अरे बोलो ना यार, नहीं बदली ना, जितने फेरे थे वही हैं। न इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदला, न यहां से यहां तक की लंबाई बदली, मैंने तो कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ एक लोहे की छड़ को प्रवेशित करवाया। हाँ समझ गए, ठीक है। तब आप कहेंगे म्यू 0 के साथ म्यू आर आएगा, और म्यू आर का मान कितना है, और सर बहुत ज्यादा है, ये तो 1 से बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे सीधे सीधे कहेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि सर L2 का जो मान है वो डेफिनेटली L1 से ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होगा। और यहीं से इसको काट के आपके सामने अब मैं केस सेकंड कर रहा हूं, क्योंकि इस समय हम लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये केस सेकंड हो गया। यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे P2 हो जाएगा। तो इसको उठा के मैं आपके सामने P2 कर देता हूं। अब धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो बच्चा कहेगा I2 प्रवाहित होगी, ये लीजिए। और यहां पर हम क्या कर देंगे, I2 कर देंगे। और अब आप कहेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, Z2, V नहीं बदला है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वर्ग माध्य मूल मान आपने नहीं बदला है, उसकी वोल्टता का कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ पे। अब मुझे कहिए XL2, ये रहा XL2, ये क्या हो गया Z2। अच्छा मुझे बताओ, बल्ब का प्रतिरोध बदला क्या, कोई परिवर्तन किया बल्ब में आपने, क्या उसका फिलामेंट बदल डाला, कुछ नहीं बदला भाई। तो बल्ब का प्रतिरोध उतना ही है, R, ये रहा R। और ये L1 से बदल के कितना हो गया L2, और L2 का मान किससे ज्यादा है, L1 से ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा है। XL2 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ओमेगा इंटू L2, ये लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, F तो F ही है, यहाँ L2 हो जाएगा। और आप मुझे कहेंगे XL2 का मान भी बहुत ज्यादा होगा, किसके सापेक्ष, XL1 के सापेक्ष। और XL1 के सापेक्ष अब XL2 आएगा जो कि बहुत ज्यादा है, तो आप कहोगे Z2 का मान बहुत ज्यादा होगा Z1 के सापेक्ष। ठीक है, क्यों, क्योंकि L बढ़ा तो आपके पास में XL बढ़ गया, XL बढ़ा तो आपके पास में Z भी बढ़ गया, और Z बढ़ा तो आप मुझे कहेंगे अब Z2 है और Z2 Z1 से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे सर अब आप अधिक राशि से भाग दे रहे हैं, तो आपके पास में व्ययित शक्ति, बल्ब में व्ययित शक्ति का मान निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। और बल्ब में व्ययित शक्ति का मान कम हुआ तो वो तीव्रता कम देगा। समझ गए, ये तो एक तरीका था। अब थोड़ा तेजी से बढ़िए, हुआ क्या, सर कुछ नहीं बदला, सिर्फ लोहे की छड़ प्रवेशित करवाई, ठीक है। उससे क्या होगा, सर कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ेगा। कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ते ही क्या होगा, प्रतिबाधा बढ़ेगी, प्रतिबाधा बढ़ते ही परिपथ की धारा कम होगी, और धारा कम होते ही बल्ब की व्यय शक्ति कम हो जाएगी, तो बल्ब कम रोशनी देगा। दो अलग अलग तरीके हैं। पहले हमने बहुत कंसेप्चुअली इसको सीखा, विषय को सीखा, और फिर विषय को सीखने के बाद विषय को सीख के रुक जाता है बच्चा, थक जाता है, हार जाता है। ये प्रवृत्ति खतरनाक है। अरे पढ़ना जिंदगी का सबसे आसान काम है। बड़े हो जाएंगे ना आप, फिर कोई बिजनेस करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, मजा आ जाएगा, फिर कहेंगे यार विद्यार्थी अच्छे थे, नखरे करते हैं अभी आप, मत कीजिए ऐसा। क्या हुआ यार, बदल गया ना, हाँ सर L बदला, L से XL बदला, XL से Z बदला, L बढ़ा, XL बढ़ा, Z बढ़ा, I कम हो गया, I कम होते ही बल्ब में वेग शक्ति कम हो गई, और आपकी रोशनी, बल्ब की तीव्रता कम हो गई। समझ आ गया ना, हाँ बस आपकी मुस्कुराहट से ही सब कुछ कायम है। ये पहली स्थिति थी। पर यार चूंकि सारे रहस्य खुलने चाहिए, इसलिए मैं अभी इसको मिटा देता हूं। क्या होता है कि
अभी मैं आपको सामान्य से अच्छे बच्चों पे ले आया, समझ गए। अब मैं आपको अच्छों से बहुत अच्छे बच्चों पे लेकर जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे 30 वर्ष हो गए आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, लाखों बच्चों को पढ़ाया है। तो मुझे पता है कि यह प्रश्न हो सकता है ना आए, कुछ और आ जाए। रुकिए, मैं आपको फिर कहता हूं कि मुझे प्रेरक कुंडली में कोई लोहे की छड़ प्रवेशित नहीं करवानी है। और फिर से आपको कहता हूं कि बल्ब में वेद शक्ति क्या है, तो आप कहते हैं I²R। R क्या है? तो आप कहेंगे R निश्चित तौर पर बल्ब का प्रतिरोध है, जो निश्चित है ना। अब सारा खेल किसका है? सारा खेल यहां प्रवाहित होने वाली धारा का है। और I किसके तुल्य है? तो I आपके पास V/Z है। ये वोल्टता है। वोल्टता का भी कौन सा मान? हाँ बिल्कुल ठीक, वर्ग माध्य मूल मान। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, बहुत अच्छा। जब बच्चे की इस तरह की आवाज आती मजा आ जाता है। तो आपने मुझे कहा I किसके तुल्य है? V/Z के तुल्य है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब सारा जो खेल है वो Z का है, और Z किसके तुल्य है? तो आपने कहा √R² प्लस XL का स्क्वायर। और आप कहेंगे कि ये XL किसके तुल्य है? तो वो है ω/L, जिसे आप कहेंगे 2πfL। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कई बार आपके पास प्रश्न आएगा, जेई मेन में भी और नीट में भी, लिख कर दे सकता हूं मैं आपको। यदि मैं इस स्रोत को परिवर्ती आवृत्ति स्रोत बना दूं, परिवर्ती आवृत्ति स्रोत, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ क्या है, आवृत्ति परिवर्ती है। तो जब आप लिखते ना इस एसी स्रोत के लिए V/F, तो दोनों सिरों पर वोल्टता तो कितनी है V? दोनों सिरों पर वोल्टता तो कितनी है V? वो तो फिक्स्ड है। लेकिन अब F क्या हो गया? परिवर्तनशील हो गया। अब प्रश्न लेके फिर आपका जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो तैयार हो गया। वो कहेगा मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। आप कहोगे कुछ भी हो जाए जान नहीं देंगे सर। कर क्या सकते हो आप? क्योंकि हम तो पहले से ही सब कुछ, आप क्या क्या कर सकते हो, दिस इज नोन एज एग्जामिनर्स ब्रेन स्कैनिंग। क्या आपने अपने परीक्षक को पढ़ा कि मेरा परीक्षक क्या क्या कर सकता है? सभी संभावनाओं पे विचार किया। मोशन पे जितने भी यहां आपके फैकल्टीज हैं, उन्हें मालूम है कि परीक्षक क्या क्या कर सकता है। ये उनका अनुभव है। अनुभव बहुत कीमती होता है। हाँ बिल्कुल, अनुभव ही कीमती होता है। तो उस कीमती अनुभव से वो ये समझते हैं, ये जानते हैं कि परीक्षक क्या क्या कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति को बढ़ाऊंगा। बढ़ाइए सर, F बढ़ेगा, बढ़ा दीजिए। F बढ़ेगा तो यहां से XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो आप कहोगे Z बढ़ेगा, और Z बढ़ेगा तो आप कहोगे कि आपके पास धारा कम हो जाएगी। और यदि ये धारा कम हो गई तो व्ययित शक्ति, बल्ब में व्ययित शक्ति कम हो जाएगी। और बल्ब में व्ययित शक्ति यदि कम हुई तो वो कम रोशनी देगा, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। आप फिर तैयार हो। अभी तो क्या किया था हमने? आवृत्ति को बढ़ाया था, अब आवृत्ति को कम कीजिए। F कम करेंगे तो XL कम होगा, XL कम होगा तो निश्चित तौर पर Z भी कम होगा। और Z यदि कम हो गया तो आपकी धारा बढ़ जाएगी। और धारा यदि बढ़ गई तो आप कहेंगे कि सर व्ययित शक्ति जो बल्ब में है वो भी बढ़ जाएगी। और व्ययित शक्ति, पहला वाकई मैंने ये कहा था कि व्ययित शक्ति अधिक होगी तो तीव्रता अधिक होगी, और व्ययित शक्ति कम होगी तो तीव्रता कम होगी। तो आप मुझे कहेंगे ना कि व्ययित शक्ति बढ़ गई है, तीव्रता बढ़ जाएगी। मैंने एक प्रश्न नहीं कराया विद्यार्थियों आपको, मैंने पूरा एक कंसेप्ट कराया और 3 प्रश्न कराए। मैं 3 के साथ 3 प्रश्न और करा सकता हूं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को आप बहुत जल्दी देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें लंबी हो जाती है तो फिर आप बीच में छोड़ते हैं। बीच में छोड़ के मैं किसी को जाने नहीं दे सकता। समझ आ गया? तो अब इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। मोशन है तो भरोसा है। धन्यवाद।